तो साइक्लोनिक रेनफॉल, हम टाइप्स ऑफ रेनफॉल कर रहे थे, है ना, टाइप्स ऑफ रेनफॉल। टाइप्स ऑफ रेनफॉल में हमने देखा कि एक था हमारा कौन सा रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल किया था हमने, एक हमने रेनफॉल किया था कौन सा, साइक्लोनिक। आज हम थर्ड टाइप का रेनफॉल करेंगे, दैट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल की अगर हम बात करेंगे तो वर्ड ओरो जहां पे भी आ जाए, इसका मतलब किससे रिलेट होता है, ये हमेशा माउंटेन से, ठीक है। तो द रेनफॉल विच इज एसोसिएटेड विद टोपोग्राफी, माउंटेन और हिल, is called orographic rainfall. We will talk about orographic rainfall. Then ठीक है, जो किसी भी वाटर बॉडी से होके जो भी विंड्स आएंगे वो अपने साथ कैरी क्या करेंगे, मॉइस्चर को, मॉइस्चर को कैरी करेंगे, वाटर वेपर को कैरी करेंगे। और जो ये विंड्स वाटर वेपर को कैरी करेंगे वो एक सरफेस पे हिट करेंगे, जिस सरफेस पे माउंटेन के हिट करेंगे उस सरफेस को बोलते हैं, उस सरफेस वी कॉल्ड इट एज विंडवर्ड साइड, और जो इसके अपोजिट होती है दैट इज कॉल्ड एज लीवर्ड साइड। तो विंडवर्ड साइड वो साइड होगी जिसपे विंड्स हिट करेंगे, और जैसे ही विंड हिट करेंगे, विंड हिट करने के बाद क्या होगा, विंड उस सरफेस पे फैल जाएंगी पहले तो, है ना, और दूसरा असेंड भी करेंगे, ऊपर भी जाएंगे, है ना, असेंड भी करेंगे और फैल भी जाएंगे, ठीक है। यानी इसमें देखेंगे कि विंड्स का ऑल्टीट्यूड भी इंक्रीज होगा, ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, एज वेल एज इनका सरफेस एरिया भी इंक्रीज होगा, इंक्रीजेस, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, ठीक है। ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होगा प्लस सरफेस एरिया भी इंक्रीज होगा। अब इन दोनों के इंक्रीमेंट से क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीजेस रैपिडली, टेम्परेचर काफी फास्ट इसका जो है डिक्रीज होगा, और टेम्परेचर अगर डिक्रीज होगा इस विंड का तो टेम्परेचर डिक्रीज में ही हमें देखने को मिलेगा कि यहां पे क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन, जो भी वाटर वेपर है इट विल चेंज इनटू वाटर ड्रॉप्स, मेनली वाटर ड्रॉप्स, लेस आइस पार्टिकल्स, है ना। तो जो भी चेंज होंगे आपके वो हमें देखने को मिलेगा कि ये जो है वाटर ड्रॉप्स में चेंज हो जाएंगे, और विंडवर्ड साइड पे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी क्या हो जाएगी, रेन हो जाएगी, और इसको बोलते हैं रेन वियरिंग जोन। इसमें रेन होने वाली है, होगी ही, और यहां पे जो क्लाउड्स बनते हैं इनको बोलते हैं हम क्यूम्यूलो निम्बस, फिर से यहां पे क्यूमुलो निम्बस ही बनेगा, ठीक है। जब क्लाउड्स आपके हिट करेंगे और हिट करने के बाद
जब दूसरी साइड पे जाएंगे तो दे विल चेंज देयर शेप एंड दे बिकम लाइटर एज वेल एज wider, not that much wider, but they will become thinner with respect to these clouds. So these are cumulonimbus and these are nimbostratus clouds. They will change into nimbostratus. So बिल्कुल होगा होगा, लेकिन यहां पे आप एक बात सोचो, यहां पे तो असेंड करेंगे ये, ठीक है, और यहां पे क्लाउड क्या करेगा, डिसेंड करेगा, तो इट विल रेन और नॉट, इट डजंट रेन, है ना। तो जो लीवर्ड साइड होगी वहां पे हमें रेन शैडो जोन दिखेगा, ये है रेन शैडो जोन। रेन शैडो जोन, समझ गए बात को, ये है रेन शैडो जोन। निम्बो स्टेटस दिखेंगे क्लाउड्स हमें उधर क्यूमुलोनिम्बस की जगह। लीवर्ड साइड, द साइड ऑफ, और एस्पेक्ट ऐसे लिख लेना, एस्पेक्ट ऑफ हिल और माउंटेन अपोजिट टू विंड फ्लो। समझ गया बात को, क्लियर हो गया ये। अब एक बात और सीखते हैं हम, यहाँ पे लिख लो, नोट डाउन कर लो इसको। हो गया। अब देखो यहाँ पे मैप में अगर आप देखोगे तो यहां से वेस्टर्न घाट्स जो है आपके एक्सटेंडेड है अप टू महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, ये एक्सटेंडेड है। जो हमारा मानसून आता है वो साउथ वेस्ट मानसून कुछ अरेबियन सी की साइड से आता है, ठीक है, और ये कन्याकुमारी के टिप पे लग के ये साउथ वेस्ट मानसून दो पार्ट्स में बढ़ जाता है, एक अरेबियन सी ब्रांच और एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच, है ना। मैप में देखेंगे अगर हम, तो जो अरेबियन सी ब्रांच है ये आपकी वेस्टर्न घाट पे हिट करती है, अरेबियन सी ब्रांच, और जब वेस्टर्न घाट पे ये हिट करेगी तो वेस्टर्न घाट के वेस्ट में बारिश कराएगी या ईस्ट में बारिश कराएगी, बताओ भाई। वेस्ट में बारिश कराएगी, यानी अगर साउथ इंडिया का हम मैप बना ले छोटा सा, तो यहाँ पे ये है हमारे वेस्टर्न घाट्स, और वेस्टर्न घाट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून आता है, जो कि दो पार्ट में बढ़ गया, एक अरेबियन सी ब्रांच और एक आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है। अब ये जो बारिश कराने वाला है, ये बारिश कहाँ कराएगा, ये बारिश कराएगा जो अरेबियन सी ब्रांच होगी, ये विंडवर्ड साइड, यानी विंडवर्ड साइड बोले तो वेस्टर्न घाट का वेस्ट साइड। तो अगर अब हमें ड्रॉट प्रोन एरिया देखना है साउथ इंडिया में, तो क्या ये लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन्स वेस्टर्न घाट्स हो जाएगा। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में दो जगह हैं, एक का नाम है पुणे, सुना है आपने, और पुणे से ही लगे हुए सेम लैटिट्यूड पे आपको दिखेगा एक जगह, इसका नाम है महाबलेश्वर, सुना है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर में रेन होती है आपकी 600 सेंटीमीटर एनुअल, और पुणे में रेनफॉल होती है 70 सेंटीमीटर एनुअल, समझ रहे हो। तो ये रीजन क्या है इसका, विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड की कहानी है, समझ गए बात को, नहीं समझे, क्लियर है ना। अब एक बात समझो जरा यहाँ पे और, तो फिर अगर हम वर्ल्ड के डेजर्ट्स देखें, डेजर्ट्स पे अगर हम एक नजर मारें, तो क्या अगर डेजर्ट्स देखेंगे तो क्या डेजर्ट्स हमें लीवर्ड साइड पे ही मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द डेजर्ट्स हम कहाँ देखने को, लीवर्ड साइड।
आपने वर्ल्ड का सबसे ज्यादा एरिड डेजर्ट, एरिड समझते हो, जो सबसे ज्यादा जहां पे बारिश नहीं होती है, एरिड। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का मैप तो आपने देखा ही होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा उसका ना। वर्ल्ड का नहीं है हमारे पास, है ना, ओके। यहां पे एक माउंटेन रेंज है जो कि वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन है, माउंटेन रेंज है। क्या नाम है इसका बताओ? वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? हाईएस्ट हिमालयाज हाईएस्ट है, और लॉन्गेस्ट है आपकी एंडीज माउंटेन्स, दैट आर लोकेटेड इन साउथ अमेरिका, एंडीज माउंटेन्स। ठीक है। अब एंडीज माउंटेन के लीवर्ड साइड में वर्ल्ड का सबसे एरिड डेजर्ट मिलता है हमें देखने को, और इस डेजर्ट का नाम है पैटागोनियन डेजर्ट। और पैटागोनियन डेजर्ट में ही एक पार्ट पाया जाता है जिसका नाम है अटाकामा। तो अटाकामा इज ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ वर्ल्ड। यहां पे एनुअल रेनफॉल 2 सेंटीमीटर होती है। एनुअल रेनफॉल कितनी है आपकी? 2 सेंटीमीटर। पैटागोनियन डेजर्ट जो है आपका इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? चल सकते हैं आगे। साइक्लोनिक रेनफॉल कल करा दिया था मैंने आपको ना। तो इस तरह आपका जो रेनफॉल है वो यहाँ पे खत्म होता है। हम आर्टिफिशियल रेन की अब बात कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, अब तो काफी कम हो गया AQI, आई थिंक। हमें लगता है कि 250 नॉर्मल है। लगने लगा है ना? हाँ, वेरी पुअर है, और क्या? एक्सेप्टेबल 100 तक है। हाँ, 60 to 70 एक्सेप्टेबल है। वो बोल रहा है यहाँ पे तो अब ऐसे समझो, मैं अभी गया था एक मतलब प्रॉपर रूरल एरिया में, प्रॉपर रूरल एरिया में। वहां का AQI 200 था। तो सिर्फ दिल्ली की ही कहानी नहीं है ये AQI की। AQI 200 होना एक रूरल एरिया में, पता नहीं, वही तो। बट जो इंडस्ट्रीज तो नहीं थी कोई, प्रॉपर रूरल। आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम बारिश, ये सबसे पहले जो है आपकी 1946 में कराई गई थी। विंसेंट जे शेफर के द्वारा ये जो है आपका कराया गया था। यूएसए में मैसेच्यूसेट्स, MIT जानते हो, एक शहर है मैसेच्यूसेट्स, है ना, जो भी है, ठीक है, यूएसए में। तो वहीं पे इसका पहला परीक्षण कराया गया था, ठीक है। आर्टिफिशियल रेन का सफल परीक्षण अभी तक, यानी सक्सेसिवली, इजराइल, चाइना एंड आपका इजराइल, चाइना, इसके अलावा आपका किस कंट्री ने और कराया है? इजराइल, चाइना, दो तो कंट्री हैं ही हैं, इन्होंने सफल परीक्षण करा दिया है।
आर्टिफिशियल रेन के लिए जो अभी आपका वर्क कर रहा है वो कर रहा है आईआईटी दिल्ली, सॉरी आईआईटी कानपुर, इंडिया में। आर्टिफिशियल रेन कराते कैसे हैं, देखिए क्लाउड जो होगा, हाँ यूएई भी करा चुका है, लेकिन यूएई का कराने का तरीका अलग है, सबसे अलग यूएई नहीं कराया है, वो भी कोशिश की जा रही है, लेकिन विल डिस्कस अबाउट दैट। क्लाउड, जो क्लाउड होगा, क्लाउड में जो भी आपका मटेरियल होगा, कंडेंस्ड मटेरियल होगा, है ना, है ना, इस कंडेंस्ड मटेरियल को, अच्छा इस क्लाउड को अगर हम ठंडा करें तो बारिश होने के चांसेस हैं या गर्म करें तो बारिश होने के चांसेस हैं, तब यानी जो भी मटेरियल डालेंगे वो होना चाहिए सुपर कूल्ड, सही बात है, बिल्कुल सुपर कूल्ड होना चाहिए, लिक्विड नाइट्रोजन टाइप का। तो हम इसमें सबसे ज्यादा प्रयोग किसका करते हैं, एक तो ड्राई आइस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सिर्फ ड्राई आइस से काम नहीं चलने वाला, इसलिए इसमें आता है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला केमिकल है, इसके नाम के आगे सिल्वर लगा हुआ है ना, तो आप समझ जाओ कि सब इसे करा नहीं सकते, है ना। तो सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर महंगा होता है ना, तो सब एकदम से बारिश आप करा दोगे तो इतना सिल्वर भी नहीं है आपके पास, ठीक है। दूसरी चीज, इन दोनों की ही हम करते हैं क्लाउड सीडिंग। सीडिंग का मतलब क्या होता है, एक वर्ड होता है सीडिंग, एक वर्ड होता है सीडलिंग, बताओ दोनों में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीडिंग एंड, बीज बोना, उस हाँ छोटा सा प्लांट निकल के आएगा वो सीडलिंग होगा। तो इनके क्या करेंगे हम, एरोप्लेन से, पीछे सीड हटेगा वो हो जाता है, सीड छोड़ता हुआ, हाँ अच्छा अच्छा, वहां पे उसमें खेतों के लिए। तो एरोप्लेन में हम क्या करते हैं, एरोप्लेन के ऊपर से ही ड्रॉप करा देते हैं, इसके बादल के ऊपर क्या ड्रॉप कराएंगे, ये क्लाउड सीडिंग कहलाता है, ये प्रोसेस क्लाउड सीडिंग कहलाता है। तो क्या होता है, एक तो कंडेंसेशन का प्रोसेस फास्ट हो जाता है क्योंकि ये सुपर कूल्ड होता है ना, और दूसरा ये दोनों हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह भी वर्क करते हैं, न्यूक्लियाई की तरह भी वर्क करते हैं, तो हमारा इन दोनों से काम चल जाता है, ठीक है। तो अच्छा, अगर हमें बारिश नहीं करानी है तो हम क्या करें, मान लो होने वाली है, एक बार ऐसा हुआ है कि वो होने थे आपके ओलंपिक्स चाइना में, और बादल छाए हुए थे स्टेडियम के ऊपर, तो उसने क्या किया, उसने रॉकेट लॉन्च कर दिया, मिसाइल लॉन्च कर दी, हाई टेम्परेचर कर दिया, हाई टेम्परेचर में कंडेंसेशन होगा ही नहीं, बारिश होगी ही नहीं, तो टेम्परेचर हाई भी कर सकते हैं हम। तभी अगर दिवाली में थोड़ी सी बारिश वगैरह आ रही हो तो फिर भी नहीं आती है, क्योंकि रॉकेट डोम बना देते हैं है ना। अब यही है ना, देखो अब ये जो आपके डस्ट पार्टिकल हैं, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जैसे आप गर्मियों में छत पे जाओ नंगे पैर, शाम को 4-5 बजे 6 बजे 1 बजे 2 बजे होता है, एकदम खड़े नहीं हो सकते आप बिना कुछ पैर में डाले हुए, नहीं खड़े हो सकते। इसका मतलब क्या है, जो छत है उसने क्या की है, हीट को एब्जॉर्ब किया है, यानी छत किससे बनी हुई है, डस्ट पार्टिकल से, तो क्या डस्ट पार्टिकल हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो यस। अब जो आपने किया है, स्मोक जो छोड़ा है, क्या ये ऊपर जाके हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, करेगा। तो अब तुमको ऐसा माहौल महसूस नहीं हो रहा है कि थोड़ा सा हीट वैसा, जैसा उमस जैसा, सफोकेशन जैसा होता है, तो ये हीट भी एब्जॉर्ब करता है, जो स्मोक छोड़ोगे आप, जो डस्ट पार्टिकल छोड़ोगे आप, जो पटाखे में से जाएगा, ये स्मोक भी, ये हीट भी एब्जॉर्ब करेगा। नहीं, डस्ट पार्टिकल नहीं छोड़ेंगे, तब तो हीट ही और सही ऑप्शन है, हीट कर देना। मतलब ऐसे कर सकते हैं कि डस्ट पार्टिकल इतने सारे छोड़ दिए
हाँ वाटर पेपर ही निकालते हैं। हाँ वो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन डस्ट पार्टिकल छोड़ना एक वो हो जाएगा, है ना। हाँ लेकिन हीट कर दिया हमने तो वो ईजी हो जाएगा हमारे लिए, कुछ जाना ही आना नहीं पड़ेगा, नीचे से मिसाइल लॉन्च करो, काम खत्म, मिसाइल लॉन्च कर दो, फट जाएगी उसमें जाके, बस काम खत्म। अच्छा, क्या हमने भी इसके परीक्षण कर रखे हैं? तो हमने 2 जगह जो है आपका एक ऑपरेशन रेन ड्रॉप चलाया था हमने, ये हमारा फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि ये हमने चलाया था कच्छ रीजन ऑफ गुजरात में, गुजरात के कच्छ में। अरे ये कच्छ जो है हमारा वो भी तो है डेजर्ट, है ना, ड्राई जगह है, तो यहीं पे जरूरत थी तो ऑपरेशन रेन ड्रॉप किया, लेकिन इधर से विंड आने की वजह से सारी बूंदें जो हैं अरेबियन सी में गिर गई जाके, तो ऑपरेशन वही ध्यान नहीं दिया इन लोगों ने और काम खराब हो गया, है ना। एक हमने महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी ऑपरेशन किया हुआ है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी चलाया हुआ है ऑपरेशन वर्षाधारी, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई हमको। ड्राई आइस और सिल्वर आयोडाइड सेम ही रेशियो में होते हैं? नहीं नहीं नहीं, हम सिर्फ सिल्वर आयोडाइड भी यूज कर सकते हैं, ड्राई आइस एड ऑन कर देता है उसमें। सुपर कूल्ड का वर्क, वैसे तो सुपर कूल्ड दोनों ही है, सिल्वर आयोडाइड भी ड्राई आइस भी, और सिर्फ सिल्वर आयोडाइड ऐसा भी नहीं है सिर्फ सिल्वर आयोडाइड करेंगे हम यूज, है ना। इसके अलावा कैल्शियम क्लोराइड का भी यूज कर सकते हैं। मैग्नीशियम आयोडाइड का भी यूज कर सकते हैं। सबसे जो सफल है वो है सिल्वर आयोडाइड। यस, हाँ समझ गए, आर्टिफिशियल रेन भी आप चल सकते हैं आगे हम लोग। सिल्वर आयोडाइड के पैसे लेने के लिए कभी बिल आएगा क्या? सिल्वर आयोडाइड के जैसे मान लो पैसे फंड चाहिए और फीस का बिल आएगा ना? हाँ हाँ, नहीं बिल नहीं आएगा। अब ये जो काम है करा दिया आपने, निकलेगा सारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, और वहां से ही पैसे निकालने के लिए बिल आना पड़ेगा, लेकिन ये चीज बजट में ही ऐड कर देंगे। हाँ। तो ये बहुत प्री प्लान होती है क्या? नहीं नहीं नहीं, बजट में इस अभी कराएंगे तो अगले बजट में ऐड होगा। तो इसका जो भी खर्चा होगा तो नेक्स्ट बजट। वैसे अगर ज्यादा हो जाता है तो कंटिजेंसी से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक डिजास्टर्स कंडीशन आ गई, लोग जी ही नहीं पा रहे हैं, तो डिजास्टर इसको डिक्लेयर करके हम लोग कंटिजेंसी से पैसा प्रेसिडेंट निकाल लेगा और वो कंटिजेंसी में पैसा अगले बजट में फिर पड़ जाएगा वापस। ठीक है, समझ गए बात को? ये था आपका। अच्छा ये बताओ, मैंने क्लाउड बस्ट करा दिया है आपको? नहीं नहीं नहीं, इसमें कराया है आपको, क्लाउड बस्ट नहीं लिखा है, थंडरिंग एंड लाइटनिंग। अच्छा अच्छा, आपने समझा दिया। अच्छा, दोनों क्लाउड माउंटेन के ऊपर, माउंटेन के हाँ अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं दोनों, निम्बस क्लाउड हो गए, क्यूमुलोनिम्बस या फिर क्यूमुलोनिम्बस ही ज्यादातर क्लाउड बस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दो अपोजिट डायरेक्शन में आके अगर ये एक साथ आएंगे, हाँ यस, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी एकदम, और इंक्रीज हो जाएगी तो कंडेंसेशन का रेट एकदम से हाई हो जाएगा, और कंडेंसेशन अगर हाई हो गया तो प्रेसिपिटेशन हाई होगा। बाल्टी जैसे कोई ऊपर से डाल रहा है पानी बकेट की तरह, टैब ही खुला छोड़ दिया है ना, और ये बारिश जो होगी वो थंडरिंग एंड लाइटनिंग के थ्रू होगी, थंडरिंग एंड लाइटनिंग बहुत देर तक नहीं चलती है, लेकिन हैवी डाउनपोर होता है सीधा। बिल्कुल हो जाएगा, क्लाउड बस्ट अच्छी चीज थोड़ी ना है। ठीक है, ओके। हमने आपको थंडरिंग एंड लाइटनिंग कैसे होती है ये बता दिया था? नहीं बताया था, मुझे ऐसा ध्यान है बता दिया था। चलो ठीक है, फिर भी दोबारा से। हाँ ये भी हो सकता है। वहां पे हो गया ये
बताते हैं उनको। You are even ahead of every institute. और यहाँ पे जो और भी करा रहे होंगे हमारे अलावा, अगर कहीं पे भी, वहां पे भी ahead पॉसिबल ही नहीं है, इतना कोई खींच लेगा। ठीक है। हमें क्या कराना था अभी? हाँ, थंडरिंग एंड लाइटनिंग। देखो, अब ये एक बादल का पीस है, ये एक क्लाउड का पीस है, एक क्लाउड है, ये एक क्लाउड है, ठीक है। ये क्लाउड मान लेते हैं इधर चल रहा है, ये भी इधर चल रहा है, या ये इधर चल रहा है, किधर भी चल रहा है। अगर ये दोनों आपस में फ्रिक्शन कर गए, अगर इन दोनों में आपस में क्या हो गया? फ्रिक्शन हो गया, तो आपने छोटे पे ऐसे करके स्केल से चार्ज किया है, तो क्या ये भी चार्ज हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक है। ये अगर चार्ज हो गया तो मान लेते हैं इस पे माइनस आ गया, और ये याद रखना है आपको, माइनस हमेशा नीचे रहेगा, है ना। माइनस हमेशा कहाँ रहेगा भाई? नीचे रहेगा। क्यों माइनस नीचे रहेगा? क्योंकि सर वो एक्स्ट्रा चार्ज है, प्लस वाले में कम है। प्लस वाले में क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हल्का हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा तो भारी हो जाएगा, तो नीचे वाला भारी हो जाएगा, ऊपर वाला हल्का हो जाएगा, है ना। मान लेते हैं ये कभी फ्रिक्शन करके आया था, इसके ऊपर प्लस चार्ज है इधर साइड, ये यही किया है इससे, ठीक है, फिर से दोबारा से मिल गया, है ना। ये आपस में टकराए, फिर से फ्रिक्शन किया, तो क्या ये आपस में टकराने के बाद फिर ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे? ये प्लस इससे मिल जाएगा, तो क्या न्यूट्रलाइज होंगे? अगर न्यूट्रलाइज होंगे तो क्या इनमें जो है हीट और लाइट निकलेगी? हीट और लाइट तो ठीक है, वो तो निकलेगी, साथ में वायलेंट भी होंगे, ये होंगे नहीं होंगे? जैसे आप टर्मिनल्स ऑफ बैटरी होती है ना, इसका एक वायर लेके इससे लगाओ तो आपको क्या दिखता है? शॉर्ट सर्किट दिखता है, उसमें आवाज भी आती है और साथ में लाइट भी आती है। तो क्या ऐसा ही शॉर्ट सर्किट यहां पे दिखेगा बादलों के बीच में? दिखेगा नहीं दिखेगा? और अगर मान लेते हैं इस बादल को पिक्चर से गायब कर देते हैं, इस वाले क्लाउड को, ठीक है, और इस वाले क्लाउड पे हैवी चार्ज आ चुका है ड्यू टू फ्रिक्शन, लेकिन न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई भी नहीं है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन मिल गया? अर्थ सरफेस। अभी तो हम ऊपर ही ऊपर करा रहे थे, हमेशा जरूरी नहीं लाइटनिंग नीचे गिरे, थंडरिंग न्यूट्रलाइज नीचे से अर्थ सरफेस से हो। बादलों से भी तुम देखते हो आते हैं और गरजते हैं और बरस जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये किसको अपना जरिया बना लेते हैं? अर्थ सरफेस को। और अर्थ सरफेस के पास इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है। अब क्वेश्चन यहां पे ये उठता है, फिर हमको ये करंट क्यों नहीं लगता? अर्थिंग करते हो ना, हमको करंट इसलिए नहीं लगता है क्योंकि अर्थ के अलावा कहीं पे हमारा वो नहीं बना हुआ है। क्या हमें करंट कब लगेगा? एक इंसान को करंट कब लगेगा? गुड कंडक्टर तो है ही नहीं हम, करंट इसीलिए लगता है। अगर हम गुड कंडक्टर होते हैं तो करंट हमसे पास कर जाता। मान लो एक वायर टच हुआ, हम नंगे पैर खड़े हुए हैं, तो अर्थ क्या करेगी? अर्थ करंट को खींच लेगी। तो किसके थ्रू खींचा? हमारे थ्रू। तो करंट किसको लगेगा? हमको। अगर हम गुड कंडक्टर होते हैं तो ये निकल जाता, हमको पता ही नहीं चलता। लेकिन क्या होता है, ब्लड जो है आपका इसे जो है पास कराता है, क्योंकि ब्लड में आयंस होते हैं और वो जलने लगता है, ब्लड जल जाता है, इसलिए इंसान मर जाता है, परेशान हो जाता है। अगर हम सर्किट कंप्लीट ना होने दें अपने अंदर से तो करंट हमको लगेगा ही नहीं। आप देखते हो बड़े बड़े वायर भी लोग चप्पल पहन के लगा देते हैं, क्यों? क्योंकि अर्थ के थ्रू उनका कनेक्टिविटी नहीं होगा, इसलिए। अब यहां पे आप छाता लिए जो है बड़े ही शानदार तरीके से जो है जा रहे हो, दनादन भागते चले जा रहे हो, ठीक है। तो छाते में क्या होगा कि अगर छाते का वो वाला पार्ट आप टच किए हो, मेटल वाला, तो ये जो कनेक्टिविटी बनाएगा वो इसकी नींव से बनाएगा। और छातों में नींव जो दी, पहले नींव दी जाती थी वो तो
मेटल की, लेकिन अब प्लास्टिक की कर रहे हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि ये जो उतरेगा करंट वो इस निब पे ही आएगा, गिरेगा सीधा, और आपकी बॉडी के थ्रू सर्किट बना के नीचे जाएगा, इसलिए इंसान मर जाता है। और ये हैवी चार्ज होता है जो नीचे जाता है, बहुत वोल्ट का होता है। इसलिए क्या होता है, बड़ी सी बिल्डिंग्स में ऊपर अर्थिंग लगा देते हैं, लगाते हैं नहीं लगाते हैं, है ना? अर्थिंग क्यों लगाते हैं? रीजन यही है, इस पे गिरे और नीचे चला जाए, तो मतलब ही नहीं है। समझ गए बात को? क्लियर हुआ? तो इस तरह से आपकी थंडरिंग एंड लाइटनिंग होती है। और ये तो पता ही है आपको, जो वॉइस होती है वो आपकी काफी लेट आती है, लेकिन जो लाइट होती है वो काफी पहले आ जाती है ड्यू टू स्पीड। तब भी ठंडरिंग होती है। जब भी न्यूट्रलाइजेशन होगा तो थंडरिंग एंड लाइटनिंग होगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अब बादलों बादलों में हो गई, लेकिन कभी कभी बादल बहुत नीचे होते हैं। जब भी आपका बिजली गिरेगी, बिजली गिरना यही नॉर्मल जो लाइटनिंग होती है ऊपर से अर्थ सरफेस पे आ जाए, तो उसमें क्या होगा, क्लाउड की जो हाइट है वो काफी कम होगी, है ना? थंडरिंग एंड लाइटनिंग के लिए उतना प्रॉन हो जाएगा एरिया। तो सर यूजुअली ऐसा होता है कि जब थंडरिंग लाइटनिंग होती है तो बारिश भी आने वाली होती है, क्योंकि मिल रहे हैं ना, डेंसिटी बढ़ रही है ना, कंडेंसेशन हाई हो जाएगा, जैसे क्लाउड बर्स्ट में हमने कहानी समझी। थंडरिंग लाइटनिंग के बाद बारिश होने के चांसेस ज्यादा होते हैं हमेशा, क्योंकि वहां पे दो क्लाउड मिल चुके हैं, डेंसिटी ज्यादा हुई है क्लाउड्स की, कंडेंसेशन का रेट बढ़ेगा, प्रेसिपिटेशन के चांसेस। हाँ हाँ, वो क्योंकि वही न्यूट्रलाइज हो गए ना, वो यही तो रीजन है। वहां न्यूट्रलाइज हो जाए ऐसे बहुत सारे केस हैं, अर्थ तक आए वो बहुत कम केस हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा रेयर फिनोमेना हो जाएगा अर्थ तक आने में। रेयर इन द सेंस कि वो ऊपर ही न्यूट्रलाइज होने में ज्यादा इजी है। ये भी काफी हो जाता है कि जो सोसाइटी के ट्रांसफार्मर्स होते हैं वहां से कांटेक्ट ले लेगा। हाँ, ले ही लेगा वो तो, वो भी ऐसी बात है। ज्यादा, हाँ वो तो पूरा इलेक्ट्रिसिटी, ज्यादा चांसेस तो वही है ना गिरने के, जहां पे उसका कनेक्शन अच्छा होगा, वो भी ऐसी बात है। तो इसमें कोई तो फिर वही है कि इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि वो वहां पे गिरता है, क्योंकि वो एरिया ही ऐसा है। चलें, अब हेडिंग डाल देंगे अब, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। ये हमारा अंतिम टॉपिक है ना? इसके बाद हम लोगों का जो बचेगा टॉपिक, दैट इज आवर दैट पार्ट, हीट बजट पार्ट एंड इंसुलेशन, हीट बजट एंड इंसुलेशन। अच्छा, साइक्लोन एंटी साइक्लोन भी बचा हुआ है अभी। ओके, साइक्लोन एंटी साइक्लोन, टाइप्स ऑफ एयर मासेस, है ना, टॉर्नेडोज, जेट स्ट्रीम्स और वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स, ये बचेगा। मंडे को या मंडे को एक और दिन सारा गायब कर देंगे। लेकिन देखो, नहीं, क्लाइमेटोलॉजी बड़ा ही है, छोटा थोड़ी ना है। अब जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, यूनिवर्स, सारे टॉपिक, और क्लाइमेटोलॉजी एक तरफ, इक्वल वेटेज है। हाँ, वो सब खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेंगे कब गए। यूनिवर्स तो 3 क्लासेस में यूं गायब, है ना? ये बड़ा सेक्शन है क्लाइमेटोलॉजी, इस पे हाथ जो रखा था, बड़ा पार्ट है ना। तुम लोग कहोगे तो क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ वर्ल्ड हम पॉज कर देंगे, ठीक है, हम कोई और टॉपिक कर लेंगे अगर ज्यादा ही क्लाइमेटोलॉजी से परेशान हो चुके हो। हाँ, खत्म कर लेंगे, ठीक है। हाँ, उसमें भी खींच लेंगे, खींच देंगे यार, टेंशन नहीं लो। यूनियन में प्रेसिडेंट भी ही सबसे बड़ा है, ये भी बात है। गवर्नर तो बहुत छोटा है, स्टेट पूरा छोटा है। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, अब हम पहले तो एक आपको आइडिया दे देते हैं ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल में।
है ना। रेनफॉल डिपेंड किस पे करती है? क्या प्रेशर पे डिपेंड होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। यानी प्रेशर तो सबसे बड़ा फैक्टर है या नहीं है? सबसे बड़ा फैक्टर है ना। अब देखो प्रेशर को समझते ही हम अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल को कितनी जल्दी कवर अप करेंगे, टाइम ही नहीं लगने वाला। लो प्रेशर पे ज्यादा रेनफॉल होगी, हाई प्रेशर पे बिल्कुल भी नहीं होगी। यस, और जहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डेजर्ट पाए जाएंगे। अगर हाई प्रेशर रहेगा तो लो प्रेशर पे ग्रासलैंड वगैरह, डेंस फॉरेस्ट सारे पाए जाएंगे। पहले तो अच्छा, पहला क्वेश्चन इसमें हम अगर आपसे ये पूछें कि रेनफॉल कहाँ पे ज्यादा होती है, कॉन्टिनेंट्स के ऊपर या ओशियंस के ऊपर? क्योंकि हमें कॉन्टिनेंट्स पता है इसलिए, ऐसा नहीं है। सरफेस एरिया किसका ज्यादा है, तो किस पे ज्यादा होगी? 70% ओशियंस है हमारे पास, 71% है ना। हवा तेज सदर्न हेमिस्फीयर में चलती है। क्योंकि वहां पे प्रेशर ग्रेडियंट निरंतर होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। क्योंकि जो लैंड सरफेस होता है हिंड्रेंस नहीं होती है। हाँ, लैंड सरफेस जल्दी गर्म जल्दी ठंडा, ब्रेक हो गया प्रेशर ग्रेडियंट। वाटर सरफेस में ब्रेक नहीं होगा प्रेशर ग्रेडियंट। ऐसा ही होता है सर्दियों और गर्मियों में। गर्मियों में प्रेशर ग्रेडियंट जल्दी ब्रेक होता है, सर्दियों में प्रेशर ग्रेडियंट ब्रेक नहीं होगा, बनेगा तो लंबे समय तक चलेगा। इसलिए जो विंटर्स होती हैं उसमें विंड की स्पीड कॉन्टिन्यूअस रहती है, ज्यादा प्रोमिनेंट विंड्स होती हैं, जेट स्ट्रीम्स ज्यादा खतरनाक होती हैं, है ना। कभी भी देखो आप हवाएं जो चल रही होंगी सर्दियों में, उनका डायरेक्शन जल्दी चेंज नहीं होगा और वो ऐसे ऐसे नहीं चलेंगे, वो चलेंगी सीधी। और गर्मियों में चलेंगी पता ही नहीं, इधर जा रही है हवा फिर इधर चलने लगी, क्योंकि वो प्रेशर ग्रेडियंट का कंटिन्यूटी नहीं मिलता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वैसे तो प्रेशर ग्रेडियंट जो बन रहा है वो गर्मियों में अच्छे से बनेगा, लेकिन वो कंटिन्यूअस नहीं बनेगा ना, वो ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज है, ठीक है। कॉन्टिनेंट 30% है हमारा, 70% ओशियंस है। सरफेस की बात करेंगे तो इसी हिसाब से ओशियंस पे बारिश ज्यादा होती है, ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पे समझते हैं हम जरा। ठीक है, बताएं आपको ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले रीजंस लिख लेते हैं हम लोग। मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, याद रखिएगा एनुअली होगा ये। हम जो भी कैलकुलेशन रेनफॉल में करते हैं हमेशा एनुअल करते हैं। तो बताओ कौन कौन सा एरिया आएगा, आप ही बताओगे। 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल वाला इक्वेटर तो आ ही आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट 200 नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे है, ट्रॉपिकल, यहाँ पे हम आपको सिखाते हैं एक और चीज, समझना जरा मेरी बात को ध्यान से। आप एक बात तो मानते हो, जरा समझना है इसको, बड़ा ही मजेदार चीज है, क्रांतिकारी। यहां से आने वाली विंड्स मॉइस्चर को कम कैरी करेंगे, ऊपर हमें लगभग के बराबर नहीं के बराबर दिखेगी रेनफॉल, लेकिन यहां से जाने वाली विंड्स मॉइस्चर को ज्यादा कैरी करेंगे। क्यों सर? एक तो पोलर से थोड़ा गर्म है। यस, गर्म ही मेन कारण है। और जो थोड़े ज्यादा वाटर बॉडीज को वो एक्सपोज्ड है, बिल्कुल सही बात। अब देखो यहां पे एक और चीज देखनी है आपको। अब यहां पे विंड डायरेक्शन ड्यू टू डिफ्लेक्शन, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, किधर जा रहा था, कुछ ये था, सही है, क्योंकि हम फेस ऊपर करेंगे राइट ही होगा। तो अब यहां पे अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए
वेस्ट साइड में बारिश ज्यादा होगी या ईस्ट साइड में? वेस्ट साइड में। ऐसे निकालना है आपको, टफ नहीं है ये। और ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं, लोगों की बैंड बज जाती है। मैं भी पढ़ा था कि जिस साइड से वो टकराएगा माउंटेन पे वही रेन प्रोन एरिया होगा। तो आप देखोगे कि ये एरिया है आपका टेम्परेट जोन, या हम बोल सकते हैं इसको सब पोलर रीजन। अब सब पोलर रीजन में पाए जाने वाले जितने भी पार्ट एरियाज हैं, वहां पे कहां पे रेनफॉल होने वाली है? वेस्ट साइड में। तो वेस्टर्न साइड इन सब पोलर रीजन। अच्छा, यहां पे सब पोलर रीजन में वेस्ट साइड में तो होगी, ठीक है। हमने कौन सी रेनफॉल लिखी है यहां पे? 200। इसमें एक और वर्ड ऐड करना पड़ेगा। क्या तटीय क्षेत्र पे होगी, यानी आपके कोस्टल एरिया में होगी, या मिड कॉन्टिनेंट में होगी, या दोनों जगह होगी? देखिए कोस्टल एरिया में। कोस्टल एरिया तो हमने लिखी कौन सी है? तो ये मिड कॉन्टिनेंट में होगी नहीं। हमेशा रेनफॉल ज्यादा कहां होती है? नहीं, कोस्टल एरिया में। मिड में कैसे हो जाएगी? कोस्टल एरिया में ही रेनफॉल ज्यादा होगी, है ना? नहीं समझे मेरी बात को, है ना? जितना हम कॉन्टिनेंट के मिड में बढ़ते जाएंगे उतने ही रेनफॉल के चांसेस कम होते जाएंगे। और मिड में बढ़ना इसी को बोलते हैं कॉन्टिनेंटलिटी। जितनी कॉन्टिनेंटलिटी राइज होगी, बढ़ेगी, उतने ही रेनफॉल घटेगी। तो 200 सेंटीमीटर के, और इसमें ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कोस्टल एरिया। है ना? ठीक है, बस इतना ही लिख लो, बहुत है, गुड इनफ। समझ में आई बात? नहीं आई? आराम से निकाल लोगे अब इसको, इजी है, ठीक है। हंड्रेड टू 200 सेंटीमीटर, है ना? तो इसमें पहला पॉइंट हम लिखेंगे वो सारे एरिया जो एडजॉइनिंग है इसके, है ना? एडजॉइनिंग रीजन्स ऑफ 200 सेंटीमीटर, इक्वेटर के आसपास वाले, वेस्टर्न साइड का कोस्टल का जो आसपास का, है ना? पहले तो ये हो गया हमारा, ठीक है। सर इसमें से क्वेश्चन कैसे करते हैं? ऐसे ही पूछेगा वो, ये पूछेगा आपसे सब पोलर रीजन में वेस्टर्न साइड में ज्यादा रेन होती है, ईस्टर्न साइड में ज्यादा रेन होती है, और सिंपल क्वेश्चन हो गए स्टेट। अगर आप थोड़ा सा सेंस लगाओगे ना, यूं हो जाएंगे। इसमें कुछ है नहीं ऐसा कि एकदम बवाल काइंड ऑफ। तो इसमें एकदम वैसे भी जैसे बड़ा सा डायग्राम बना के, वो तो मैं आपको भेज दूंगा, अभी भेज दूंगा मैं बाद में, और ग्रुप में मैं आपको फोटो भेज दूंगा। कौन सी कंट्री कौन से नेशनल के बीच में पड़ रही है? यस। क्योंकि सर दूसरा इमेजिन यू आर ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीका, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन बनाया। अगर आप ऐसे मैप बना के करोगे ना, कभी नहीं भूलोगे। तभी मैं मैप बोलता हूँ कि प्रैक्टिस के लिए मैप होना चाहिए। अब आप स्केलिंग करो घर पे बैठ के आराम से, और मैप का डिजाइन करो कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ आ रहा है, वहां पे एरोज बनाओ किधर से विंड आ रही है, और वहीं पे मार्क कर लो। बेस्ट बात है कि एक सॉल्यूशन मैप हो आपके पास, फिर आप उसको याद करके खुद से बनाओ। सॉल्यूशन मैप मैं भेज दूंगा ग्रुप में आपको, ठीक है। तो ये तरीका है ही, और ये तरीका पता है आईएएस वाले स्टूडेंट भी नहीं अपनाते हैं।
ये तो ज्योग्राफी याद करना बहुत इजी है। अब सेंस, मैं जब सारे स्टेट्स याद कर रहा था इंडिया में, मैंने ऐसे ही किया कि मैप पे अपना तरीका बनाया याद करने का, और इसको 3-4 बार मैप पे लिख लिख के प्रैक्टिस। हाँ हाँ, बस बस बढ़िया, यही तरीका होना ही चाहिए। अब आप यहाँ पे ये समझो जरा, सब ट्रॉपिकल और सब पोलर। हाँ अच्छा, हम लोगों ने सब पोलर, यहाँ पे एक और चीज समझते हैं जरा, यहाँ पे जो आपके विंड्स आएंगी है ना, ये आएंगे ना, ये आएंगे, ये ईस्ट पे बारिश कराने वाली हैं, लेकिन हमने ये सब ट्रॉपिकल में ईस्टर्न साइड लिखा है। नॉर्थ साइड, इसके नॉर्थ साइड में देखो, नॉर्थ और साउथ आपसे पूछा नहीं जाएगा ना, क्योंकि वो इफेक्ट नहीं कर रहा है, वो इफेक्ट इन द सेंस हो रहा है, ऐसा नहीं बोल रहे हम, बट ऑन द अदर हैंड वो आपसे विंड डायरेक्शन के हिसाब से ईस्ट और वेस्ट ही पूछेगा हमेशा, इसलिए हम लिखेंगे भी ईस्ट और वेस्ट, है ना। हाँ वो आप सेंस लगा सकते हो। अब देखो यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा तो नॉर्थ या साउथ, तो आप आंसर तुरंत दे दोगे नॉर्थ। डिपेंड करता है कि माउंटेन रेंज किस किस डायरेक्शन में वो प्लेस्ड है, हाँ, और उस डायरेक्शन में हिट करेगा, अगर विंड ऊपर की बारिश नहीं, बारिश, लेकिन फिर भी अगर माउंटेन रेंज नहीं भी है तब भी जो आने वाली विंड है वो असेंड तो करेगी थोड़ी बहुत, रेनफॉल तो थोड़ी बहुत होगी, है ना। हाँ अगर माउंटेन रेंज है तो रेनफॉल अच्छी खासी हो जाएगी, है ना। अब देखो यहाँ पे आपको हमने दिया 100 to 200 सेंटीमीटर में इसको, क्यों? क्योंकि ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट से आने वाली हवाएं हैं, ठीक है, और ये इतना मॉइस्चर इनके पास होगा नहीं, जो पास में होगा, वैसे दूर होगा कॉन्टिनेंट तो मॉइस्चर कैरी कर लेंगे आते हुए, ठीक है। तो हमने ये रखा है 100 से 200 सेंटीमीटर में ईस्टर्न साइड इन सब ट्रॉपिकल एंड पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स के भी ईस्टर्न साइड में जो है हमें ज्यादा देखने को, वो कम देखने को मिलेगा, वेस्टर्न साइड में ज्यादा देखने को मिलेगी, ईस्टर्न साइड में कम देखने को मिलेगी। समझ रहे हैं? क्लियर हो गई इतनी बात, है ना। चल सकते हैं आगे। अच्छा इसमें ना आप सब ट्रॉपिकल रीजन्स भी लिखोगे, सब पोलर तो लिखा ही है आपने, सब ट्रॉपिकल रीजन्स भी लिखोगे, सब ट्रॉपिकल पे भी ज्यादा बारिश होगी, और सब ट्रॉपिकल सब पोलर के ईस्ट साइड में बारिश कम होगी, वेस्ट साइड में बारिश दोनों के ही ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन आया तो ये डायग्राम बना दूंगा। कौन सा वाला? ये वाला? इस साइड का कोई क्वेश्चन आया तो ये डायग्राम बना दे, उधर साइड है 2 मिनट लेके। हाँ अरे डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एकदम लॉलीपॉप काइंड ऑफ, पढ़ोगे यूं निकल के आएगा आंसर, क्योंकि जो 3 ऑप्शन होंगे ना वो यूं एलिमिनेट हो जाएंगे। अभी आपको लग रहा है ये बहुत टफ, जैसे ही स्टेटमेंट देखोगे आप, हमने देखे हुए हैं ना, एकदम इजी, आप दिमाग लगाओगे सट से हो जाएंगे। आशिकी में तेरी
है ना? चलती क्यों है? ड्यू टू प्रेशर, क्योंकि बिना प्रेशर रेडिएटर के कोई भी हवा नहीं चल सकती। अब एक बात समझो जरा, परमानेंट जेट स्ट्रीम है, एक बात समझो जरा, ये चलती है ऊपर नीचे, ठीक है? इन ये डायरेक्शन को, चलने के रास्ते को हम कहते हैं रोजबाई वेव्स, क्योंकि एक व्यक्ति था रोजबाई नाम का, उसने इनके रास्ते पे जो है चलती क्यों है ऐसे, उस पे अपनी स्टडी की हुई थी, तो इनको रोजबाई वेव्स के नाम से जानते हैं। यस, जिगजैग मोशन होता है, और जिगजैग मोशन को एक्सप्लेन किया था रोजबाई ने। जिगजैग होता है, ठीक है? अब जिगजैग क्यों होता है? जिगजैग तभी होगा जब प्रेशर इधर लो होगा, फिर उधर लो होगा, तभी होगा। तो उन्होंने ये इस पे काम किया हुआ था, ठीक है? इसके अलावा एक और बात समझते हैं कि स्पीड आपको देखने को मिलती है 400 से 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ठीक है? 400 से 500 किलोमीटर पर आवर। और हम जब प्लेन चलाना सीखते हैं, जो पायलट्स होते हैं, उनको क्या कहा जाता है कि आपको किस में नहीं फंसना है, जेट स्ट्रीम में नहीं फंसना है, नहीं टर्बुलेंस आ जाएगा, काम खराब हो जाएगा आपका। तो जेट स्ट्रीम सबको सिखाया जाता है, कहाँ से प्लेन आपको ऊपर स्ट्रेटो में जाना है, कहाँ से ले जाना है, कितने एंगल पे, एंगल वगैरह ये सब सीखते हैं। तो सब पोलर जेट, सब ट्रॉपिकल जेट, दो हमारे परमानेंट जेट हैं, है ना? और जो ये परमानेंट जेट हैं, क्या ये उस जगह के वेदर पैटर्न को इफेक्ट करती हैं या नहीं करती हैं? वेदर पैटर्न में रोल प्ले करती हैं? बिल्कुल करती हैं। हमारे यहाँ सर्दियों में बारिश जो होती है, दिसंबर में रेन होगी थोड़ी, और उस रेन के जस्ट बाद स्नोफॉल हो जाएगा कश्मीर में। हम वो बात करेंगे उस पे, जब मॉनसून ऑफ इंडिया करेंगे तो उसमें आएगा ये। मॉनसून ऑफ इंडिया में नॉर्थ में नहीं होता, वो साउथ में रेन होती है अक्टूबर में। हाँ, अक्टूबर नवंबर में नॉर्थ में नहीं होती, हाँ साउथ में होगी, क्योंकि अक्टूबर में वापस जा रहा है ना, रिवर्सल ऑफ विंड्स हो रहा है ना, नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है, वो सब डिस्कस करेंगे। तो उसमें एक आता है गोल्डन ड्रॉप्स, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, सुना है आपने कभी? सुना है गोल्डन ड्रॉप्स, जिसको मावट कहते हैं रीजनल लैंग्वेज में, राजस्थान के लिए बहुत अहम चीज है। समझ गए बात को? नहीं समझे तो कौन कराता है? STJ, सब ट्रॉपिकल जेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेन इन इंडिया इन दिसंबर टाइम्स। हाँ, इतना ही इन्फो लिख लो, ये हम लोग बाद में करेंगे।